चलिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एसेट 210। उसका नाम क्या है? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। अभी एक वर्ड है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है ना? रिपीटिंग, कि जो चीज़ फिर से रिपीट होती है उसको बोलते हैं रिकरिंग। ये मीनिंग क्लियर हो गया? अभी जब तुम कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं होता है कि 1 साल के लिए अपॉइंट कर दिया, अगले साल फिर से अपॉइंट करेंगे। इन जनरल प्रिंसिपल क्या है ना लॉ में, कि 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ मान लो। तो हमने जो ये एग्रीमेंट बनाया था ना, मतलब एंगेजमेंट लेटर बनाया था ना, इसको हर साल सेंड करना है क्या? मतलब फर्स्ट ईयर हमने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया है, हमने एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करके मैनेजमेंट को भेज दिया, मैनेजमेंट ने साइन कर दिया, हमने ऑडिट कर दिया, रिपोर्ट इशू हो गया है। अभी नेक्स्ट ईयर फिर से ऑडिट करने का है, तो क्या फिर से ये एंगेजमेंट लेटर साइन करना पड़ेगा क्या? तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है देखो, द ऑडिटर मे डिसाइड, क्या लिखा है? मे नॉट टू सेंड ए न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटर्न एग्रीमेंट ईच पीरियड, कि ऑडिटर डिसाइड करेगा कि उसे एंगेजमेंट लेटर वापस भेजना है कि नहीं भेजना है। तो अगर ट्रू फॉल्स में ऐसा आए, यहाँ पे अगर ऐसा लाइन लिख देवे कि इट इज़ मैंडेटरी टू सेंड द रिवाइज एग्रीमेंट ईच पीरियड, देन द आंसर विल बी नो। द ऑडिटर मे डिसाइड दैट ही वॉन्ट टू सेंड और ही डोंट वॉन्ट टू सेंड। क्लियर है ना? मतलब ऑडिटर को ज़रूरी नहीं है कि ये भेजना ही भेजना है, वो डिसाइड करता है कि उसको भेजना है कि नहीं भेजना है। अभी आगे पढ़ो। हाउ एवर, ऊपर बोला वो ठीक है, लेकिन सुनो नीचे वाली बात सुनो। द फॉलोइंग फैक्टर्स में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स। कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से या तो रिवाइज एग्रीमेंट लेटर सेंड करना पड़ेगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है ना उसको ही फिर से हम रीसेंड कर देंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच द ऑडिटर में डिसाइड टू सेंड द रिवाइज एग्रीमेंट और सेंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अगेन। मतलब ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका है और आ भी सकता है। तो पहला पॉइंट देखो, एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, कि पहला ऐसा फैक्टर है कि मान लो कि सामने वाली एंटिटी है ना, उसको हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्लियर नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? फिर से एग्रीमेंट को साइन कर देंगे। ऐसी सिचुएशन देखो कब होती है ना, हमारा एक क्लाइंट था, उसमें जो सीईओ था ना क्लाइंट का, वो टेक्निकल बैकग्राउंड से था, मतलब वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। तो एक बार हम उनके पास में ना कुछ डिस्कशन करने के लिए गए, तो लास्ट में हमको ऐसा बोलते कि यार हमारा ना एक प्रोजेक्ट किया था हमने, उस प्रोजेक्ट में हमको लॉस हुआ है, तो आप लोग हो ना हमको इवैल्यूएट करके बताओ कि हमें लॉस क्यों हुआ। हम आए उस टाइम तो बोल के ठीक है बोल के आ गए, कंपनी का सीईओ है। आके हमने फाइनेंस डायरेक्टर को बोला कि सर ऐसा बोल रहे थे, तो वो बोले कि अरे सर टेक्निकल बैकग्राउंड से तो उनको पता नहीं पड़ता कि बहुत बार कि आप लोग क्या करते हैं। तो उस केस में हमने क्या किया था ना, उनको फिर से एक बार रिवाइज एंगेजमेंट लेटर भेजा था, ताकि उनको एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या और ऑडिट का स्कोप क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि हमने एंगेजमेंट लेटर में या तो कोई नई टर्म डाल दी है या कोई टर्म को रिवाइज कर दी है। देखो ऐसा 2-3 वजह से हो सकता है। पहला होता है कि हमारा लॉ का कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो गया है, तो हमको एग्जिस्टिंग टर्म को रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर लॉ में एक न्यू रिक्वायरमेंट आ गया है, तो न्यू रिक्वायरमेंट को डाल के फिर से रिवाइज एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ता है। और एक तीसरा केस भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा क्लाइंट्स में पहले ऐसा था कि 100% फीस है ना हमको वो ऑडिट कंप्लीट होने के बाद में देते थे, तो हमने मैनेजमेंट से एग्री किया कि हमें 25% फीस है ना वो एडवांस चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना टाइम वेट नहीं कर सकते फीस आने का। तो मैनेजमेंट वॉज रेडी, तो हमने जो पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन थी ना, हमने वो रिवाइज करके एंगेजमेंट लेटर फिर से भेजा था। ऐसे बहुत से सिनेरियो और भी हो सकते हैं जहाँ पे हमें या तो नई टर्म एंटर करना पड़े या फिर एग्जिस्टिंग किसी टर्म को रिवाइज करना पड़े। ये क्लियर है? ओके। अगला पॉइंट है रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। जैसा कि ट्विटर में हुआ ना कि अभी एलन मस्क ने उनको परचेज कर लिया, तो पूरा मैनेजमेंट नया, उन्होंने टॉप मैनेजमेंट पूरा रिमूव करवा दिया है। तो हम किसी क्लाइंट की ऑडिट कर रहे होते हैं ना, तो हमारी मैनेजमेंट के साथ में अंडरस्टैंडिंग सेट हो चुकी होती है। पर अगर अभी मैनेजमेंट ही चेंज हो गया है ना, तो उस केस में हम एंगेजमेंट लेटर सेंड करते ही करते हैं। ये प्रैक्टिस है, ऐसा करते हैं हम प्रैक्टिकली। अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, ए सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे एनडीटीवी था, पहले वो रॉय ग्रुप के पास था, आई थिंक उनका सरनेम रॉय है, अभी इसको अदानी ने ले लिया।
जो सीनियर मैनेजमेंट है ना वो चेंज हो गया है। तो अगेन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी एनडीटीवी के पुराने मैनेजमेंट के साथ में थी, अभी मैनेजमेंट ही पूरा चेंज हो गया है, तो हम एग्रीमेंट जो हमारा एंगेजमेंट लेटर है वो फिर से सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस। देखो इन जनरल कैसा है ना कि मान लो कि बिजनेस छोटा है, छोटे से बड़ा हो गया है, तो एज सच कुछ चेंज नहीं होता है मतलब हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में। पर अगर सिनेरियो ऐसा हो कि मान लो कि पहले एक कंपनी थी, अभी उसने एक कंपनी और एक्वायर कर ली, फिर उसने एक कंपनी और एक्वायर कर ली, तो अब तक आप बनाए थे स्टैंड अलोन, अब आप शायद कंसोलिडेशन भी करोगे, तो उस केस में क्या होगा ना कि आपको वो टर्म रिवाइज करनी पड़ेगी कि हम स्टैंड अलोन प्लस कंसोलिडेशन भी करेंगे, तो उस केस में हमारा एंगेजमेंट लेटर यहाँ पे चेंज हो सकता है। समझ में आता है? नेक्स्ट पॉइंट है ए चेंज इन द लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये तो बहुत ही क्लियर पॉइंट है कि अगर मान लो कि कंपनीज एक्ट में नई रिक्वायरमेंट आ गई है कि ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा ऐसा और डिस्क्लोज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो एंगेजमेंट लेटर उसको चेंज कर देंगे। ए चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे केस में प्रैक्टिकली हुआ है, जैसे पहले हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, बाद में जो लिस्टेड कंपनी उनके लिए इंड एस वगैरह आ गए, तो उस केस में हमने पहले हमारा जो एंगेजमेंट लेटर था उनमें लिखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये वो। अब हमको लिखना पड़ेगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट फलाना फलाना सेक्शन, तो उस केस में तो हमको एंगेजमेंट लेटर चेंज करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट इज चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जनरल पॉइंट्स है। अभी कुल मिला के देखो 8 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट तो देखो बहुत सिंपल है कि सामने वाली एंटिटी ऑडिट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव को मिसअंडरस्टैंड करती है, तो इसलिए हमको एंगेजमेंट लेटर फिर से भेजना है। अगला है कि देखो हमने कोई टर्म्स है ना रिवाइज कर दी है या फिर कोई नई टर्म एंटर कर दी है, तो रिवाइज करना पड़ेगा एंगेजमेंट लेटर। उसके बाद में चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, जैसा ट्विटर में हुआ, ए चेंज इन ओनरशिप जैसा ट्विटर में हुआ, ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, ये मैंने एग्जाम्पल दिया तुमको, स्टैंड अलोन से कंसोलिडेशन हो गया, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज हो गया, और भी अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। तो ये 8 पॉइंट है, अगर एग्जाम्पल से याद रखोगे तो 8 के 8 पॉइंट याद हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये था रिकरिंग ऑडिट में। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि एंगेजमेंट लेटर हर बार भेजना कंपलसरी है क्या, तो इसका आंसर क्या था कि नहीं, हर बार कंपलसरी नहीं है, ऑडिटर को डिसाइड करना है कि उसको रिवाइज करना है कि नहीं करना है। फिर हमने पढ़ा कि कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे ऑडिटर में डिसाइड कि उसको रिवाइज एंगेजमेंट लेटर भेजना है या फिर एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट है उसको ही फिर से रीसेंड करना है। ठीक है, ओके।